Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. इस बात का सिलसिला एक उनींदी दोपहर से मई जून की दोपहर से शुरू हुआ था। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे और हिस्ट्री के अपने सीनियर से बात कर रहे थे। उनका नाम है डॉक्टर विकास पाठक। डॉक्टर पाठक से बात हो रही थी उन दिनों रिलीज हुई फिल्म चक दे इंडिया के बारे में। उनकी आलोचना थी कि इस फिल्म ने तमाम स्टीरियोटाइप जो लोगों के रीजन के बारे में हैं, रिलीजन के बारे में हैं, उनको जैसे पुख्ता काम करने का काम किया। फिर इसके कुछ महीने बाद, और ये मेरे पेशे की खूबसूरती है कि हमें तमाम फील्ड के तमाम लोगों से बात करने का, उनके ज़हन में झांकने का मौका मिलता है। तो कुछ रोज़ बाद इस बातचीत के हमारी बातचीत हुई चक दे इंडिया के राइटर जयदीप साहनी से, और यही सवाल उनके सामने पेश किया गया। तो उनका जवाब था, सौरभ, सबसे पहले मैं उन स्टीरियोटाइप्स को इसलिए दिखाना चाहता था ताकि लोग तुरंत कनेक्ट करें, लेकिन आप पूरी फिल्म देखेंगे तो हमने एक एक करके उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का काम किया है। संवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं आपको जानी चीनी चीज़ बताऊं और उसके बाद असल मुद्दे पर आऊं। इसी चक दे इंडिया फिल्म में एक सीन है जब सभी देश भर के प्लेयर कोच के सामने रिपोर्ट करते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट की प्लेयर वहाँ पर आती हैं तो जो वहाँ पर हाजिरी भर रहे होते हैं वो कहते हैं, आइए आइए, आपका स्वागत है, आप तो हमारे मेहमान हैं। और इस पर वो लड़कियाँ कहती हैं, कोई अपने ही देश में आपको मेहमान कहे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको कि कोई आपके अपने ही देश में आपके फीचर्स के चलते आप पर भद्दे कमेंट करे? कैसा लगेगा आपको जब आपके क्षेत्र की कोई लड़की तिरंगे की शान बढ़ा रही है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खोल रही है, और उसी शाम वैसी ही एक लड़की से देश की राजधानी दिल्ली में उसका रेट पूछा जा रहा है? कैसा लगेगा आपको जब आप कमरा लेने जाएंगे, फ्लैट लेने जाएंगे, दफ्तर में काम करेंगे, सड़क पर चलेंगे तो बार बार लगातार तंज कसे जाएंगे क्योंकि आपका रूप रंग इस देश की बहुसंख्यक महान आबादी से मेल नहीं खाता है? कैसा लगेगा आपको जब यही बहुसंख्यक आबादी देश के नाम पर नारे लगाएगी, एकता के वचन दोहराएगी, लेकिन असल में एकता का जो तात्पर्य है कि भारत की पूरी विविधता को अंगीकार करना, उससे ऐन मौके पर मुकर जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज शो में टोक्यो ओलंपिक में जो दूसरा पदक पक्का हुआ उस पर तो बात करेंगे ही। हमारे देश की लड़कियां किस तरह से हमारे देश का मान ऊंचा कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। पीवी सिंधु की जीत पर बात करेंगे, संसद के मसलों पर बात करेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी है सियासत से, मीडिया से, इन सब से जिनको हम लगातार जिम्मेदार ठहराते हैं और ठहराना भी चाहिए, समाज पर बात करने की, हमारे और आपके दोहरे रवैये पर बात करने की। क्योंकि ये रवैया दोहरा नहीं होता तो किसी का इसलिए कत्ल नहीं कर दिया जाता कि वो कथित नीची जाति से आता है और उसने ऊंची जाति की लड़की में शादी कर ली। ये रवैया दोहरा नहीं होता तो किसी का इसलिए मजाक नहीं उड़ाया जाता कि उसकी त्वचा का वर्ण यानी कि रंग कुछ और है, उसकी भाषा कुछ और है, उसके बोलने का तरीका कुछ और है, उसके रूप रंग नैन नक्श कुछ और है। आजकल अच्छी खबरों का अभाव है तो उस अभाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। टोक्यो ओलंपिक से आज दो खुशखबरी आई। बॉक्सिंग में मेडल पक्का और बैडमिंटन में पीवी सिंधु मेडल के करीब पहुंच गई। असम के गोलाघाट से आने वाली 23 साल की लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में भारत के लिए एक मेडल तय कर दिया। अभी इसका रंग तय होना बाकी है। मीराबाई चानू के बाद नॉर्थ ईस्ट की एक और बेटी भारत के लिए मेडल लाएगी। कांस्य तो पक्का है, लेकिन उनका कहना है मेडल तो गोल्ड ही होता है, और चैंपियन की यही भाषा है। इससे कम पर इतराना भी नहीं चाहिए, समझौता भी नहीं करना चाहिए जब तक फाइनल मुकाबला ना हो जाए। उसके बाद तो जो भी मेडल आए सब अच्छा, वो तिरंगे का मान ऊंचा करेंगी, गर्व बढ़ाएंगी। लेकिन बाकी के दिनों में कैसा व्यवहार होता है, क्यों कहा जाता है इन लोगों को जो कुछ भी कहा जाता है, क्यों नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारी जानकारी सिर्फ इन दो शब्दों तक महदूद है, क्यों हमारी फ्रेंड लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आने वाले लोग नहीं होते हैं, क्यों हम उनके उत्सवों में शरीक नहीं हो पाते हैं, क्यों हमारे लिए वो नक्शे पर एक सुदूर कोना भर है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। बात इस पर भी करेंगे कि पेगासस के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और संसद में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो।
एक तो टूटी सड़क, ऊपर से जल भराव, रोज इसी रास्ते पर चलने को मजबूर लोगों के यहाँ जब विधायक जी का आगमन हुआ तो उनका स्वागत भी कुछ इसी तरह से किया गया। ग्रामीणों ने विधायक जी का हाथ पकड़ा, गंदे पानी में 2 बार पैदल चलवाया। वीडियो यूपी के हापुड़ जिले का है। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर से विधायक कमल सिंह गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी गांव वालों ने धर लिया। वीडियो वायरल होने से फजीहत होते देख डैमेज कंट्रोल मोड में आए और बोले कि ग्रामीणों की समस्या को समझने के लिए खुद ही पानी में चलकर गया। वीडियो भी खुद ही वायरल करवाया, सुनिए। तो प्रधान जी मुझे दूसरे रास्ते से ले जाना चाहते थे, सूखे वाले से, जहाँ पानी नहीं था। मैंने कहा नहीं, आप इसी रास्ते से लेके चलिए। पानी क्यों भरता है ये समस्या, मैंने ही वीडियो बनवाया था वो, क्योंकि मेरे साथ में सेक्रेटरी थे। मेरा था कि प्रशासन की थोड़ी तुरंत इस पर गंभीरता आ जाएगी, इस विषय को संज्ञान ले लेगा और वहाँ की जो क्या हो सकता है पानी की निकासी का, वहाँ जो बरसात के बाद वहाँ भरा, चूँकि वहाँ घर थे तो मैंने स्वयं, चूँकि मैं नंगे पैर वहाँ रहता ही हूँ, मैं कहा मैं यहीं से निकल के जाऊँगा देवालय को। तो वो ये था, और लोग जो उसमें और कुछ कह रहे हैं वो सब गलत है। वो विरोधी लोग मेरी पदयात्रा से, जनसंपर्क में जो मिल रहा अपार समर्थन है उससे घबराए हुए हैं। विधायक जी के तर्क अगर मान लिए जाएं तो भी मूल सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आखिर इस समस्या से लोगों को छुटकारा कब तक मिलेगा। दिन की वीडियो के बाद अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी। नए मामले जो आंकड़े आ रहे हैं वो अब ऊपर जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ग्राफ का ऊपर जाना। पिछले 24 घंटे में देश भर में 44,230 नए मामले सामने आए। इनमें से 50% यानी आधे मामले केरल से आए हैं। 5 सबसे ज्यादा नए संक्रमितों वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 555 लोगों की मौत हुई, यानी मौत का आंकड़ा भी अब ऊपर जा रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 190, जबकि केरल में 128 लोगों की मौत हुई। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। पैक्सिस मामले पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। द हिंदू समूह के निदेशक एन राम और एशिया नेट के संस्थापक शशि कुमार ने पैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी। इन दोनों याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने आज इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस याचिका में पैक्सिस स्पाईवेयर से जासूसी किए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। तीसरी सुर्खी सीबीएसई बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी। इस साल हम जानते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, इसलिए सीबीएसई ने 30-30-40 30-30-40 पॉलिसी के जरिए रिजल्ट तैयार किया। 30% अंक 10वीं बोर्ड के आधार पर, 30% अंक 11वीं के आधार पर और 40% अंक 12वीं कक्षा के यूनिट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए गए। बीते साल की तरह इस साल भी बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। इस साल 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए। ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। अगली सुर्खी संसद से। इस पूरे हफ्ते संसद में पैक्सिस मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा चलता आया। आज भी कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। बैठक को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। इशू पे सारे लोग इकट्ठा होके उस पे डिबेट चाहते हैं। उसके बाद में बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, जैसा कि मैं कहा कि फार्मर्स का हो, इन्फ्लेशन का हो, फ्यूल का हो और मिजोरम आसाम का हो और चाइनीज एग्रेशन जो ऑक्यूपेशन कर रही वहाँ अनऑथोराइजली, ये विषय हो और ऐसे बहुत मुद्दे इतने हैं कि उसको सरकार उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होना, इसीलिए इस पेगासस इशू को वो चर्चा नहीं करना चाहते, अलाउ नहीं कर रहे। और ये एक राष्ट्र का बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है और व्यक्तिगत लोगों का एक उनके स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का रक्षण का है। तो इसीलिए हम इस मुद्दे पे कर रहे हैं और आंतरिक ये जो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि होम मिनिस्ट्री अपने कर्तव्य में फेल हो चुकी है और वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट लेकर जो लोगों की सुरक्षा देना चाहिए, चाहे ये स्टेट के हो वो स्टेट के हो, तो ये सब होम मिनिस्ट्री की फेल्यूर ही है। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा भी शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्षी दलों ने फिर
पैक्सिस मामले में जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमने कल भी विपक्ष से कहा था कि हम सदन चलाना चाहते हैं, संसद में विपक्ष अपने विचार रखे। सुनिए मंत्री जी का बयान। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी ये नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately, they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने जनरल इंश्योरेंस लॉ में संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में बदलाव के लिए संशोधन का बिल लाया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी। कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ही सरकार पुराने कानून में संशोधन कर रही है। बिल पेश करते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। is not to privatize. We are certainly bringing some enabling provision so that the government can bring in public participation, Indian citizens' participation, the common people's participation in the general insurance company. The general insurance. इसके अलावा लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रबंधन के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल भी पेश किया गया। शोर शराबे के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बिल पेश किया। लोकसभा की तरह राज्यसभा की बात करें तो वो भी हंगामा खेज रहा वहां पर आज का दिन। पैक्सिस मुद्दे को लेकर राज्यसभा पहले 2:30 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से एक और अहम जानकारी आई सवाल जवाब वाले हिस्से से, लिखित वाले। देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं, इसकी जानकारी एक लिखित सवाल के जवाब में आई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 30 नवंबर 2020 तक देश में गंभीर रूप से कुपोषित 9,27,606 बच्चों की पहचान की गई है, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल के बीच है। इसमें सबसे ज्यादा 3,98,359 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। कुपोषण खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार ने इसका हिसाब भी दिया। कहा कि 2017-18 से 2020-21 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5,312 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये थे आज के संसद की अपडेट। अब अगली सुर्खी, इसमें बात भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हुए हादसों की। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों से भूस्खलन की खबर आई। सिक्किम के ममखोला में तेज बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से सेवक रंगपो रेल परियोजना पर काम कर रहे मजदूर सुरंग में फंस गए। तेज बारिश की वजह से यहां 8 मजदूरों के साथ कैंप बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी के 5 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम में पुलिस ने लोगों को हाईवे पर न निकलने की अपील की है। अब बात अगली सुर्खी में टोक्यो ओलंपिक की। आज का दिन भारत के लिए बढ़िया रहा। कई खेलों में अच्छी खबरें दिन भर आती रही, कुछ बुरी खबरें भी। बॉक्सिंग की बात करें तो महिला के 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को बुरी तरह से हराया। 4-1 का फाइनल स्कोर रहा और इसके बाद लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची। यानी उनका ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाती है तो सोना हमारा है। भारतीय लड़कियों की हॉकी टीम भी आज बढ़िया खेली, आयरलैंड को 1-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी जिंदा रखी है। आखिरी में बात पुरुष हॉकी की। इसमें आज जापान के खिलाफ मैच में भारत का दबदबा रहा और हमने जापान को 5-3 से हरा दिया। बैडमिंटन में मेडल के लिए भारत की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज के मैच में सिंधु ने जापान की यागामुची को सीधे सेट्स में हराया। पहला सेट तो सिंधु ने बहुत आराम से 21-13 से जीता।
दूसरे सेट में थोड़ा जूझना पड़ा, लीड थी लेकिन यागावती ने वापसी की, लंबी रैलियां खेली, सिंधु को थकाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में हमारी पीवी सिंधु के जोरदार स्मैश और मैच 22-20 के सेट के रिजल्ट के बाद 2-0 से, यानी दोनों सेट सिंधु ने जीते और मैच हमारे पक्ष में हो गया। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में आज राही सरनोबत और मनु भाकर हारकर बाहर हो गए। तीरंदाजी में भी भारत को निराशा मिली। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी और मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद दीपिका क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। बॉक्सिंग में भी आज भारत की सिमरनजीत कौर अपना मुकाबला हार गई। ये ओलंपिक के कुछ अपडेट्स थे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जापान में लवलीना बोरगोहेन नाम की लड़की मेडल वाला मुकाबला जीतती है तो हम सबको, पूरे भारत को गर्व होता है। तब वो नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं, भारत की बेटी होती है। मणिपुर की मीराबाई चानू टोक्यो में सिल्वर जीतती हैं तो वो मेडल भारत के लिए होता है। लेकिन लवलीना या मीराबाई चानू की तरह दिखने वाली कोई लड़की दिल्ली में रात में सड़क पर खड़ी मिल जाए तो उससे रेट पूछा जाता है। मर्दानगी के दंभ में डूबे पुरुष उनका भाव लगाते हैं। कितनी अजीब बात है कि जब हम लवलीना के जीतने की खुशी मना रहे हैं, उस दिन भी राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ हुए अपराध का एक अपडेट आ रहा है। हम जानते हैं कि दिल्ली के हौस खास विलेज में रात में कैब का इंतजार करती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसमें अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पर यह सिर्फ एक घटना नहीं है। साल के ज़्यादातर महीनों में देश के ज़्यादातर हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र तभी आता है जब उनके साथ भेदभाव होता है, पिटाई कर दी जाती है, नस्ल के आधार पर टिप्पणी या कोई और अपराध होता है। आप पिछले कई वर्षों के अखबार उठाकर देख लीजिए, ऐसी खूब खबरें आपको मिल जाएंगी। और इस अपराध में उत्तर भारत और दक्षिण भारत बराबरी पर खड़े दिखते हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर शहर से इस तरह की खबरें आती हैं। आपको याद होगा 2012 में बेंगलुरु में उत्तर पूर्व के लोगों को निशाना बनाया गया था और तब सैकड़ों की तादाद में उत्तर पूर्व के लोग वापस अपने राज्यों की तरफ भागे थे। 2014 में दिल्ली में अरुणाचल के नीदो तानिया की हत्या होती है। इस तरह के अपराधों का सिलसिला दिल्ली में सरकारें बदलने से थमता नहीं। 2017 में सरकार ने संसद में बताया था कि 3 साल में सिर्फ दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अपराध के 704 मामले दर्ज हुए। और आगे बढ़ते हैं। पिछले साल जब देश कोरोना से लड़ रहा था तब नॉर्थ ईस्ट वाले अपने खिलाफ नस्ल भेद से लड़ रहे थे। कितनी ही घटनाएं हमने देखी दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, जहां नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों को कोरोना कहकर चिढ़ाया गया, चीनी समझकर उनके साथ मारपीट की गई। कोलकाता में पिछले साल 300 नर्सों ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके साथ नस्ल के आधार पर अस्पतालों में भेदभाव हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी। 2012 में जब मैरी कॉम ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता तब भी नॉर्थ ईस्ट वाले यही भेद सह रहे थे। अब 2021 में मीराबाई चानू ने मेडल जीता तब भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आप सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी में या दूसरे बड़े शहरों में रह रहे हमारे ही देश के और किन राज्यों के नागरिकों को इस तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है? कितना भेदभाव? क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोगों को समूह में रहना पड़ता है ताकि असुरक्षा का भाव कम हो जाए? किस तरह की चीज़ें आए दिन ये लोग सहते हैं? और खेलों में मेडल से इनकी छवि के बारे में और भारत के दूसरे हिस्सों से इनकी दूरी के बारे में कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हमने सोचा जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग हैं, उन राज्यों से आने वाले लोग हैं, उनसे बात करके समझा जाए कि वो क्या सहते हैं देश के बाकी हिस्सों में। देखिए, ये जो इश्यू है, ये मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत सालों से, मतलब जब से हम सिविलाइज हो रहे हैं, मतलब मेनलैंड इंडिया का ऐसा, मैं मेनलैंड इंडिया ही बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमको कभी भी अपने ही हिस्सेदार, मतलब हमको फील नहीं करवाया है, इसलिए मैं उनको मेनलैंड इंडिया, हमको हाईलैंडर ही बोलूंगी। तो जब भी ऐसा इश्यू होता है, हमको सबको पता है 2014 में जो नीदो तानियम बोल के अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का, उसको लिंच किया गया था। ऐसे न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो सालों साल, महीने भर में एक ऐसा न्यूज आता ही है कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट का लड़की को रेप किया गया, नॉर्थ ईस्ट के लड़के का लिंचिंग हो गया। वो लोग क्योंकि हमारे जो फेशियल फीचर्स है वो नहीं मिलता जुलता, कई बार तो उन लोगों को पासपोर्ट, वो लोग कहते हैं कि पासपोर्ट दिखाओ, या फिर अगर रेंट वगैरह वो लोग ढूंढते हैं स्टूडेंट, तो उनको वो भी इजीली नहीं मिलता। कैट कॉलिंग होता है, हेरेसमेंट होता है, ऐसा इतना सारा चीज है। और जो रिसेंटली अभी हमारा पेंडेमिक का टाइम है, पेंडेमिक में भी एक नया स्लैंग वर्ड जो अभी एडिशन हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ, जो है चाइनीज वायरस। मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट कोई अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ और अगर किसी के साथ, मेनलैंड इंडिया के किसी लोगों के साथ
का झगड़ा हो गया तो हाँ चल हट तू चाइनीज वायरस ऐसा बोलते हैं। मतलब उनका ना मतलब ऐसा है कि हाँ अभी भी ऐसे लोग हैं इंडिया में जो सोचते हैं कि मेनलैंड इंडिया के जो सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग अभी भी सांप खाते हैं, अभी भी बैट्स खा रहे हैं, अभी भी कुत्ता खा रहे हैं, हम अभी भी सिविलाइज नहीं हो रहे हैं। ऐसा उन लोगों का, बहुत लोगों का, हाँ अभी सोच बदला है लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं बदला है जितना हम चाहते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अभी शायद मेरा ये इंटरव्यू देख के कोई लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि इसको तो हिंदी का छ और श का डिफरेंस भी नहीं पता। हाँ नहीं पता मुझे, लेकिन आप लोगों को क्या असमीज आती है? असमीज तो ऑनलाइन एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही है ना इंडिया का। तो हाँ हमको नहीं आता है अच्छे से हिंदी बोलना, हमारा फेशियल फीचर्स नहीं मिलता जुलता है इंडिया से, लेकिन दैट डजंट वारंट कि हम लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही फेस करें, राइट? तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम जब दिल्ली में हो या मुंबई में जब काम ढूंढ के लोग जाते हैं, जब लोग पढ़ने जाते हैं, तब वो जब भी वहाँ पे वो लोग लैंड करते हैं, वहाँ पे वो अपना कदम ठहराते हैं, तब से एट दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स उन लोगों को कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी। रिसेंटली पूरा हमने भी ट्विटर में स्लोगन लिखा था कि बागजान ट्रेजेडी हुआ था असम में, ऑयल स्पिल हुआ था बागजान में, बहुत बड़ा मैसिव फायर हुआ था। फिर हमारा कार प्रोटेस्ट के बारे में आप बात कर लीजिए, और अगर आप हमारा असम का जो ईयरली फ्लड इशू है, ये सब ऐसे कुछ इश्यूज है जो असम के लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया असम के लोगों के लिए। लेकिन तब हमने देखा कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, वो लोग हमारे ये इश्यूज कवर नहीं कर रहे थे। हमको चिल्लाना पड़ा कि अरे देखो भाई, इंडिया में असम में ऐसा हो रहा है, हमारा बागजान जल रहा है, हमारा दिहिंग पत्ता वो लोग सरकार बेच रहे हैं, लेकिन वो नेशनल मीडिया में कभी हेडलाइन नहीं हुआ। तो फिर अभी जब कुछ अचीवमेंट हुआ है, अभी ही क्यों मतलब असम या फिर नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम का याद सबको आ रहा है? अभी हमारा मैरी कॉम है, लेकिन जब मैरी कॉम का बायोपिक बना तो उन लोगों ने एक नॉर्थ ईस्टर्न को चुना नहीं, उन लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को चुना। तो ऐसा क्यों मतलब कि अभी मेडल्स मिले तो होल इंडिया तारीफ कर रहे हैं, वाह हमारा नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को तो जब दिल्ली में वो लोग पढ़ने जा रहे हैं तभी तो हाँ चिंकीज बोल के उनका मजाक उड़ाते थे ना। तो हमें मतलब हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को भी गौरव है कि हम ऐसे प्लेयर्स वहाँ पे वर्ल्ड में दे सकते हैं कि हाँ हमारा इंडिया का नाम रोशन किया। लेकिन ये सिर्फ मेडल्स के टाइम पे अगर अप्रिशिएशन करेंगे तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न का ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना कि हाँ अभी जब अचीवमेंट हुआ तब हमको याद दिलाते हैं, लेकिन जब हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो रहा है, अभी जो बॉर्डर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, असम में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है नॉर्थ ईस्ट में, तो उस समय क्यों मतलब हमको एक लायबिलिटी का, एक बोझ या बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है सेंटर से? तब हम हमारे इश्यू को क्यों मतलब वो लोग याद नहीं करते? इवन जो हमारा चाय है, असम का चाय, नॉर्थ ईस्ट का हिल फार्मिंग वाला जो चाय है वो तो वर्ल्ड में फेमस है, तब तब तो असम का टी मतलब इंडिया का एसेट बनता है। लेकिन ये सब जो हमारा लेबर कम्युनिटी है, उनका जो इकोनॉमी के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है, अभी जॉबलेस होके वो लोग लौट के आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्यों मतलब गवर्नमेंट ही हो या रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ही हो, वो लोग क्यों मतलब कुछ भी मतलब नहीं करते? ये एक टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे में है, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों में है कि क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना पड़ रहा है। जरा सोचकर देखिए कि आप घर से निकले और पूरे रास्ते लोग आपकी शक्ल देखते रहें, आप कुछ खाने को लें तो आपकी प्लेट को घूरें, आपके दिखने, आपके बात करने के तरीके पर कटाक्ष करें। विदेश में जब भारतीयों के साथ नस्लभेदी व्यवहार होता है तो हमारा आपका कितना खून खौलता है, लेकिन यही घटनाएं जब हमारे देश में होती हैं, हमारे देशवासियों के साथ होती हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होती हैं, तो ज़्यादातर लोगों को सामान्य बात लगती है। जब कोई मेडल जीत जाता है तो दूरी कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, पर दोगलापन खत्म नहीं होता। 2014 में नीदो तानिया की हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट वालों से भेदभाव का मामला जोर शोर से उठा था। सरकार ने एमपी बेजबरुआ कमेटी बनाई थी। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने नस्ली भेदभाव रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की सिफारिश की थी। सुझाव ये भी था कि आईपीसी में संशोधन कर कुछ सेक्शन नस्लीय टिप्पणियों या भेदभाव पर जोड़े जाएं, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान हो। इसके अलावा कमेटी ने नस्लभेद के खिलाफ संसद में कानून लाने की बात कही थी। तीसरी सिफारिश ये थी कि पुलिस को भी नस्लभेद के मामले दर्ज करने या उनकी जांच को लेकर संवेदनशील बनाया जाए।
बड़े शहरों में नॉर्थ ईस्ट पुलिस यूनिट्स भी बनाई जाएं। हालांकि ये सिफारिशें अभी कागजों में ही हैं। तो ये सुरक्षा वाला भाव कैसे आएगा, कहाँ कमी है, नॉर्थ ईस्ट के नागरिक और क्या चाहते हैं, सुनिए। ये चीजें जो हैं ये मेंटल प्रोसेस है एंड एजुकेशन प्रोसेस है। देयर इज अ गैप जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है और चीज़ों को समझने की हैं। आजकल की जो लोग हैं, हमारी जो कोई भी मतलब जो भी हमारी जो ग्रोथ है वो दूसरे रेस में है कि भाई किसके पास कितनी पैसा है, किसके पास कितना ड्रेसिंग सेंस है, क्या है, उसी में लोग जो हैं मटेरियल लाइफ में ही घुसा हुआ है। जो मैं समझ पा रहा हूँ मेरे जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो स्टडी है वो हंसराज कॉलेज से मैं शुरू किया हूँ 1996 में, और वहीं से जो है अभी तक मैं उसके बाद मेरे एमएससी फिर पीएचडी, देन आई बिकम ए टीचर्स इन द किरो विमल कॉलेज। तो तब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस तो है ही नहीं, नेचुरल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पर ओनली थिंग इज एक परसेप्शंस हैं लोगों के माइंड में कि ये शक्ल के अलग हैं और इसकी लुक्स दूसरे देश के कुछ लोग के साथ मिलते हैं, तो ये लोग तो कभी भी हमारी तरह हो नहीं सकते हैं, ये मेंटेलिटी है। तो ये जो गैप है वो मैंने पहले भी बोला है, एजुकेशन के थ्रू। दूसरा थोड़ा सा एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस की अप्रोच से ही बदल सकता है। आप सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेंगे तब तक ये बदल नहीं सकते। मान लो इफ आई गो टू द मार्केट, सपोज मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मार्केट में बहुत लोग होते हैं, बट उसकी शकल्स लगभग, जैसे कोई दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, थोड़ा कुछ मिलता है, तो लोग को लगता है कि ये तो इंडियन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कुछ लैंग्वेज की फर्क हो, यूपी की लैंग्वेज, दिल्ली की लैंग्वेज, हरियाणा की लैंग्वेज, और टू सम एक्सटेंट साउथ इंडियन की लैंग्वेज, पर शक्ल लगभग सेम है। बट हमारी जैसे ही शक्ल दिखते ही लगता है कि ये मंगोलॉइड की फेस है, और ये हो सकता है जापानीज हो, चाइनीज हो, और नेपालीज, क्योंकि काफ़ी नेपालीज इंडिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू द बिग फील्ड्स। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, जो नेपाल के लोग जो हैं, वो हमारी शक्ल थोड़ा सिमिलर है, सिंबल है, और ज़्यादातर लोग होटल्स और छोटी-छोटी चीज़ें में काम करते हैं। तो फिर कंपैरिजन वहाँ से शुरू होता है कि ये तो नेपाल से होता है। मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हूँ जब भी लोग मेरे से, इवन एजुकेटेड लोग पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम नेपाल? मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आपको ये पूछने में क्या प्रॉब्लम है? वेयर यू फ्रॉम? ये पूछने में क्या प्रॉब्लम है? लोग पहले से ही क्यों हमको नेपाल की जो टैग देते हैं? क्यों चाइना की टैग देते हैं? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वेरी शॉकिंग मतलब मेरी एक्सपीरियंस है। मेरी बच्चे दिल्ली स्कूल में, अच्छा स्कूल है सिविल लाइन में, वहाँ पढ़ते हैं क्लास 4 में। जब वो क्लास 3 में था, तो उसकी एक कलीग जो स्टूडेंट जो है, एक छोटे से बच्चे हैं, लगभग 5-6 साल के होंगे और 7 साल के होंगे। तो उस बच्चे ने मेरे बच्चे को बोला कि ये तो चाइनीज़ से हैं, उसके पेरेंट्स को बोला। और मैं सुन के हैरान हुआ कि यार मतलब 5 इयर्स, 6 इयर्स और 7 इयर्स के स्टूडेंट भी चाइनीज़ की रिकॉग्निशंस और सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस जो है वो मेरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और उसकी जो पेरेंट्स है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई पेरेंट्स तो कम से कम एजुकेटेड हैं, वो कम से कम ये तो बोल सकता है कि बच्चे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको लगता है तो आप उससे पूछिए, उससे बात करिए, तो आपको पता चलेगा वो कहाँ से हैं। तो मेरे को बड़ा फ़ील हुआ। मैं पहले सोचा कि मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करूँ, बट आई एम अ टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, मैं समझता हूँ मैंने कि कंप्लेन कर दिया, तो बच्चे के ऊपर क्या टेंशन होगा, क्या प्रेशर होगा। तो वो सब चीज़ सोच के मैंने कुछ बोला नहीं, बट नेक्स्ट दिन मैं सोचा कि उसकी पेरेंट्स आता है तो मैं बात करूँगा।
पर उसके बाद उसके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात नहीं हुआ तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो सौरभ, मेरी कहने का मतलब ये है कि ये जो डे टू डे लाइफ में छोटे बच्चे से लेके जो बड़े तक जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो रेसिज्म की फॉर्म में रिमार्क्स जो मिल रहे हैं, वो एक एजुकेशन और एक्सेप्टेंस, सोसाइटल एक्सेप्टेंस, और कहीं जगह छोटे बच्चे से लेके बड़े तक ऐसा कुछ कोई कमेंट करता है तो बाकी की जो लोग हैं ना, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, वो बोलना ये चाहिए कि बच्चे ऐसा नहीं बोलो आप, बड़े भी होता है तो आप ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप एक इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करो। आपकी कोई भी बात हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो और हमारी जो लोग हैं उसकी कुछ बातें में कुछ बुरा भी लग सकता है, तो आप प्यार से भी तो बोल सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं है, या आपकी जो टोन है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह का जो बात करके जो है एक एक्सेप्टेंस के फॉर्म में एक प्यार से बात करके समझा सकते हैं। नक्शे को लेकर हम बहुत भावुक हैं, होना भी चाहिए। पीओके पर कब्जे के लिए, उसको वापस अपने हिस्से में लाने के लिए कितनी बार ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जाते हैं, लेकिन हम में से कई तो ऐसे निरे मूर्ख हैं जिन्हें देश का नक्शा अच्छे से मालूम नहीं। उन्हें पता नहीं मिजोरम कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट के लोग उनको चीन के लगते हैं। आज हम आपके लिए भी कुछ सवाल छोड़कर जाते हैं। ईमानदारी से खुद से पूछिएगा, कितना जानते हैं आप देश के इस हिस्से को? नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में आप गए हैं? अपने दोस्तों की सूची देखिए मोबाइल में। नॉर्थ ईस्ट से आपके कितने दोस्त हैं? वहाँ के लोगों के त्योहार क्या हैं, पहनावा और संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, विचार क्या है? इन सवालों के आधार पर आप खुद का मूल्यांकन करिए। मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी लल्लन टॉप के सुधी दर्शक हैं, कि देश के इस हिस्से में बहुत खूबसूरती है, बहुत उदारता है, बहुत प्रेम है। मैं जितनी दफ़ा गया ये सब मिला, भरपूर मिला। सिर्फ मेडल का इंतज़ार मत करिए, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी पर गर्व करिए, जैसे देश के बाकी हिस्सों की डाइवर्सिटी पर करते हैं। वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती करिए। उन्हें आपकी किसी भी किस्म की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे और आपकी तरह हैं, होमो सेपियंस हैं, देश के नागरिक हैं। उतना ही हक है उनका देश पर जितना हमारा या आपका है। लेकिन उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता है तो उन्हें अपनी नागरिकता को लेकर, अपने हक को लेकर कुछ और भाव आने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने भीतर सुधार करें, घरों में बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अपने अड़ोस पड़ोस में बात करें। देखें आपके इर्द गिर्द नॉर्थ ईस्ट के जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, उनके साथ संवाद करें, दोस्ती करें। यही तरीका है देश को उसके समुच्चय में समझने का। विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, वास्तविकता है। हमें उस वास्तविकता को अंगीकृत करना है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जाते जाते एक रिकमेंडेशन भी सुनते जाइए। अब ये असाइनमेंट क्या है, नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है एखोने, दिल्ली में रहने वाली नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियों की और लड़कों की कहानी, भेदभाव की कहानी, प्रेम की कहानी। डायरेक्टर निकोलस ने इसे बनाया है। इस फिल्म को देखिए। कई दफ़ा फिल्में या इस तरह का जो दूसरा टेक्स्ट है वो हमें सेंसिटाइज करने में अहम रोल निभाता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।